उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि अभी तक की सबसे बेस्ट बुक जो आपकी है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी बुक का हम आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपका टीआरई 4.0 आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब इन प्रैक्टिस सेटों को आप कर लेंगे, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर वीडियो आपको अंत तक देखने पर अच्छी लगे और हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। बस इतनी ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़, क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ही नहीं हम आपको बताएंगे, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। जो आपका राजनीतिक भाग है ये आपके पूछा गया किस संविधान से लिया गया, तो आप लोगों को याद रखना है ये आपके ब्रिटिश संविधान से जो है आपका राजनीतिक चीज़ें जो है ये आपके ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया ये भी आपके पेपर में पूछ सकता है। तो याद रखना आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। किसका? समवर्ती सूची का। ठीक है, तो ये आप समझ गए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर पूछा जाए कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना राज्य के जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखना जो आपका आर्टिकल 22 है ये आपके निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? निवारक नज़रबंदी से आपका संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं। कहते हैं कि एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद ऐसे ही बात करता है? तो याद रखना इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आर्टिकल आपका 39D ऐसा कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन ही सभी को मिलेगा। ये आपका आर्टिकल 39D ऐसा कहता है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि ये जो आपका आर्टिकल 38 है किससे संबंधित है, तो याद रखना ये आपके राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका आर्टिकल 38 इससे रिलेट हो जाएगा। और आर्टिकल 40 ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 जो है आपका किससे संबंधित है? ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा, ऐसा आपका आर्टिकल 40 कहता है। तो यहाँ से भी हमने आपको तीनों आर्टिकल समझा दिए। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से 2 गुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, तो ये किस ग्रह पर देखे गए हैं? तो याद रखना इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपके बृहस्पति ग्रह पर देखे गए हैं। अब देखिए बृहस्पति ग्रह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका कोई भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले जो बृहस्पति ग्रह है ये आपके सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है? सबसे भारी ग्रह भी आपका यही हो जाएगा। और सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा जाए कौन से स्थान पर है तो ये आपके 5वें स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें आप समझ गए। अब याद रखना बृहस्पति ग्रह को और हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको लघु और सौर तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी खोज कब की गई तो आप लोग बोलेंगे 1610 ईस्वी में इस ग्रह की खोज की गई। और किसने की तो आप लोग बोलेंगे गैलीलियो ने। गैलीलियो ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, अब क्या है इससे संबंधित ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो याद रखना उसकी खोज जो है जॉन गेले ने की थी। और कब की थी, तो 1846 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर शुक्र आपका दे रखा है, तो शुक्र के बारे में एक चीज जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसे कहा जाता है आपके शुक्र ग्रह को, ठीक है। और बुध से संबंधित एक पॉइंट जरूर याद रखना, ये आपके सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो इतनी सारी बातें आप समझ गए। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है पारिस्थितिक तंत्र के रख रखाव में जाति समृद्धि के महत्व को सुझाव देने के लिए पॉल एलियर्ज द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई है। तो याद रखना इनके द्वारा जो परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी वो आपकी थी रिवेट पोपर परिकल्पना। कौन सी, रिवेट पोपर परिकल्पना। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिए। सबसे पहले पूछ रहा है कुछ आपकी कृषि हैं, ये आपके किस राज्य में होती है, इनको आपको इसका मिलान करना है। तो सबसे पहले झूम कृषि या झूमिंग कृषि की बात करेगा तो ये आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। तो ए का आपका थर्ड मिल जाएगा। तो ए का थर्ड आप देखेंगे तो ये सिर्फ सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहीं से आप इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन बाकी भी हम लोग मिला लेते हैं। जो आपका दहिया कृषि होती है ये आपकी कहाँ होती है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में होती है। और पेंडा ये आपके कहाँ पर होती है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। और जो कुंवारी है ये आपके कहाँ, पश्चिमी घाट में। तो इसका जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से जो आपका कथन गलत हो जाएगा दक्कन के पठार से संबंधित में, तो आपका सी गलत हो जाएगा। क्या कहता है, सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, ये बात इसके बारे में सही नहीं है, तो यही कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक बात जरूर याद रखना, जो आपके दक्कन के पठार होते हैं इनका आकार अगर आपसे पूछा जाए लगभग कितना है, तो 5 लाख वर्ग किमी इसका आकार है, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या कहता है। कहता है कि चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन से राज्य शामिल हैं। तो याद रखना जो आपकी चंबल परियोजना है किन राज्यों से संबंधित है, तो ये आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट परियोजना है। और ये आपके जो चंबल प्रोजेक्ट है, अब चंबल परियोजना आपकी शुरुआत कब की गई, तो ये आपकी 1953 और 54 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और चंबल नदी का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछा जाए तो याद रखना चरमड़वती इसका प्राचीन नाम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है चंबल नदी से संबंधित। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या कहता है। कहता है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, यानी प्रति वर्ग किमी में कितने लोग रहते थे 1951 की जनगणना के अनुसार। तो याद रखना उस टाइम आपकी जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व था वो 117 प्रति वर्ग किमी था। अब यहाँ पर देखते हैं 382 आपका कब था, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए जो आपका 382 प्रति वर्ग किमी जब आपका जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो ये आपका 2011 में था, ठीक है। तो ये भी आप इसको भी याद रखना जरूर, क्योंकि ये डेटा भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 382 कब, 2011 की जब आपकी जनगणना हुई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। कहते हैं कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो याद रखना इसका जो जवाब आपका हो जाएगा वो आपका मिलाम ग्लेशियर जो है ये आपकी काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो किसका स्रोत है, आपके गौरी गंगा नदी का। तो मिलाम ग्लेशियर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। यहाँ पर देखिए फिर से दोबारा चीज़ें रिपीट हो गई हैं, तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखेंगे 51। ये पेज आपका फिर से आ गया, तो इसीलिए इसको स्किप करते हुए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। कहता है कि तो क्वेश्चन नंबर 51 आपका क्या कहता है। कहता है सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी।
तो याद रखना ये आपके किस कारण से की गई थी। बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते रहे, जो भी आपके टीआरई 1.0 हो या 2.0 हो या 3.0 हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करने के कारण जो है बंगाल विभाजन की आपकी घोषणा की गई थी। तो 51 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना होगा कि बंगाल विभाजन के समय आपके बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो याद रखना एनडीवी फ्रेजर था। एनडयू फ्रेजर जो थे ये आपके बंगाल विभाजन के समय गवर्नर थे। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका बंगाल विभाजन जो है औपचारिक रूप से कब हुआ, तो इसकी डेट भी आप लोग याद रखना, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ठीक है। आगे देखते हैं। और याद रखना जो 16 अक्टूबर है इसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, या राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में इसको जो है 16 अक्टूबर को आपको मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, कहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया है। यानी जो आपका कांग्रेस में अध्यक्ष पद होता है इसको महिलाओं ने भी सुशोभित किया है। बताइए निम्न में इनमें से कौन इस पद से संबंधित नहीं है। यानी जो आपकी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ना रही हूँ, आपको उनके नाम बताना है। तो उनके नाम जो आपके हो जाएंगे तो वो आपकी सुचेता कृपलानी, ये आपकी कभी भी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी है। उसके अलावा आपके विजय लक्ष्मी पंडित, जबकि आपकी सरोजिनी नायडू और नेल्ली सेन गुप्ता ये आपकी दोनों महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बन चुकी हैं। तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो 2 और 4 हो जाएगा। तो 52 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको लिख लेना। तो ये जो है आपका दिल्ली समझौते के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दिल्ली समझौते के रूप में किस समझौते को जाना जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे गांधी इरविन समझौते को। अब याद रखना इसकी डेट भी आप लोग याद रखना कि गांधी इरविन समझौता आपका हुआ कब था, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका टाइम पीरियड आपको जरूर याद रखना है। ये आपके 5 मार्च 1931 को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये दोनों बातें आप लोगों को जरूर याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपका क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सर्वप्रथम जो आपका विधवा पुनर्विवाह था इसके लिए संघर्ष किसने किया था, और इसको लास्ट में जो है मान्यता भी दिलाई इस कानून को। तो याद रखना ये इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है, इन्होंने ही जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था और लास्ट में इसे कानूनी रूप से मान्यता भी दिलवाई। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए। और एक चीज़ याद रखना, ये जो विधवा पुनर्विवाह इसके लिए प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कब किया था, तो ये आपको जरूर याद रखना है 1856 में, ठीक है। कब? 1856 में। और इसके अलावा राजा राम मोहन राय से संबंधित याद रखना, ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछा जाए भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने में सबसे अग्रणी स्थान किसका रहा है, तो ये आपके राजा राम मोहन राय जी का ही रहा है, ठीक है। और जो आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए किसने की है, तो 1825 ईस्वी में आपके राजा राम मोहन राय ने ही की है, ठीक है। अब आप देखना एमजी रनाडे से संबंधित एक बात जरूर आप लोग याद रखना कि ये जो है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। बस यही इनसे संबंधित आपको एक पॉइंट याद रखना है। एमजी रनाडे से संबंधित ये किसके संस्थापक थे, ये आपके पूना सार्वजनिक सभा के
संस्थापक थे। आगे देखते हैं, कहता है प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो याद रखना ये आपके 1935 एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। ठीक है, और याद रखना जो आपका मार्ले मिंटो सुधार था, इसकी अगर आपसे पेपर में डेट पूछी जाए कब हुआ था, तो ये आपके 1909 में हुआ था। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1919 में हुआ था। तो यहाँ से 3 पॉइंट हमने आपको बताए, तीनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय की बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो याद रखना जो सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियां, जी सही है, अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, ठीक है। कहता है कि मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी की गद्दारी, ऐसा नहीं है। तो आपके इसके जो राइट जवाब हो जाएंगे वो 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। तो 56 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। कहता है निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो याद रखना जो आपके स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने की बात करता है, किसने किया? तो ये आपके दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इनका पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो इनका नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, और याद रखना स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। अगर आपसे पूछा जाए दयानंद सरस्वती का नाम इनको किसने दिया था, तो आप लोग बोलेंगे पूर्णानंद ने, स्वामी पूर्णानंद ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आपका क्या कहता है। और अगर पूछा जाए वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था? तो ये भी आपके इन्होंने ही दिया था। कहता है किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? तो किसका हुआ था विलय? तो याद रखना ये आपकी इंडियन एसोसिएशन का जो है विलय आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था इन तीनों में से? तो याद रखना कौन सा आपका हिस्सा नहीं था? धर्मनिरपेक्ष, ये आपका मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। बाकी लोकतांत्रिक, सार्वभौम या संप्रभु, ये आपके सारे मूल प्रस्तावना के हिस्सा थे। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा 59 का, वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है निम्नलिखित शख्सियतों में निम्न किस संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? इनमें से किसको नियुक्त किया गया था? तो ये आपके BN राव को। ठीक है, अब कहता है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो याद रखना जो आपकी त्रिवेणी नहर है, ये अगर आपसे पूछा जाए किस नहर पर निर्मित है, तो याद रखना ये आपकी गंडक नदी पर निर्मित है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित गंडक नदी आपकी हो जाएगी। ये आपके बिहार में गंडक नदी है और जो आपकी किससे संबंधित है? त्रिवेणी नहर से। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोग जरूर समझिए। जो आपकी त्रिवेणी नहर है, एक पॉइंट आप लोग इससे संबंधित और याद रखना, जो आपकी पश्चिमी त्रिवेणी नहर है इसको जो है सारण नहर भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, क्या कहा जाता है इसको? सारण नहर। किसको कहा जाता है? ये आपके त्रिवेणी नहर को। क्वेश्चन नंबर 72 देखते क्या कहता है। कहता है कि 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो याद रखना जो आपकी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, इसके सचिव जो आपके थे वो आपके जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, और यहां पर कुछ बातें आप लोग जरूर याद रखना। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, यहीं पर अगर लगा दिया जाए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई,
तो इसकी डेट आप लोगों को जरूर याद रखनी 1931 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। तो उपभोग जो आपका हो जाएगा बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली का, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इनमें से न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था, किससे प्राप्त हुआ था, तो याद रखना ये आपके तबकात ए नासरी से, किससे, तबकात ए नासरी से आपके बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। फिर कहता है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो याद रखना जो आपके जयप्रकाश नारायण थे इनको आपके लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो लोकमान्य आपके बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए देश नायक या राष्ट्र नायक, तो सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 76। कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो याद रखना ये आपके नेपाल ने किया था। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में एक बन सकता है कि वर्तमान में आपके कैग कौन है या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये आपके नाम जरूर याद रखना आप लोग, संजय मूर्ति। यहाँ से आपके करंट में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, 2025 की बात कर रहे हैं तो संजय मूर्ति। और इससे अगर पहले पूछा जाए तो आपके वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है, तो याद रखना ये आपके विंझीनम बंदरगाह को, विंझीनम। तो 77 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, विंझीनम बंदरगाह को जो है भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है। कहता है कि भारतीय डेयरी अमूल को किस देश की क्रिकेट टीम के द्वारा 20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया है, तो याद रखना ये आपके कौन से देश के लिए, इसमें आपका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन से आपके देश हो जाएंगे, तो वो आपका अमेरिका हो जाएगा और वो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है पेयजल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी कितना होता है। जब आपका जो है पेयजल सुरक्षित माना जा सकता है, तो याद रखना वो आपका जब शून्य होगा तभी जो है आपका पेयजल सुरक्षित माना जाता है, जब उसका जैविक ऑक्सीजन मांग कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो 81 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है। कहता है कि सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना सर्वाधिक जो आपकी जैव विविधता होती है ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। और एक बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना इनका नाम था वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन के द्वारा जो है आपके सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहते हैं। कहता है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो न्यूनतम भूमि को जो हम लोग है क्या कहेंगे, वो आपका बोलेंगे हम लोग पारिस्थितिकी पद छाप, उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन से जीवाश्म ईंधन
बनता है, तो आपका कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? वो आपका पेट्रोल बनता है। ठीक है, पेट्रोल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है। खाद्य जाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? तो जो आपकी खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय रूप में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो आपके इनमें से कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो आपका पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो ये आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। ये आपका जो है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। बाकी आपके चाहे नाभिकीय ऊर्जा या पेट्रोलियम ऊर्जा, ये दोनों आपके पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो याद रखना, ये आपके जो सर्वाधिक विनाश होता है ओजोन परत का अंटार्कटिका में, तो ये आपके किस माह में होता है? तो ये आपके सितंबर तथा अक्टूबर माह में होता है। तो इसका जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन की सांद्रता किसमें मापते हैं, तो आप लोग बोलेंगे डाप्सन आपकी एक इकाई होती है, उसमें हम लोग ओजोन की सांद्रता को मापते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए ओजोन कितने ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो 3, और इसका सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए O3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही समझकर इसका जवाब देना है। कहता है निम्नलिखित पिरामिड क्या दर्शाता है? जो इस तरीके का आपको अगर चित्र में पिरामिड दिखेगा तो ये आपको क्या दर्शाएगा? तो ये आपको सबसे पहले बायोमास का उल्टा पिरामिड कुछ इस तरीके का होता है, तो ये आपका इसी को दर्शाता है। तो 88 का आपका राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 आपसे क्या पूछा गया है। कहता है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो किसकी भिन्नता के कारण? तो याद रखना, ये आपके किसकी भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं? इसका जो आपका जवाब हो जाएगा सही 89 का, वो आपका क्या हो जाएगा? हवा के दबाव के कारण आपका संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। किसके कारण? हवा के दबाव के कारण। ठीक है, अगर यहाँ से एक बात और अगर आपसे पूछी जाए कि संपीड़न के स्थान पर दाब कम होता है या अधिक, तो आप लोग उसका जवाब देंगे अधिक होता है। और घनत्व अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। कब? संपीड़न के स्थान पर। अगर यहीं पर आपसे विरलीकरण के स्थान पर पूछा जाए तो इसमें आपका दाब भी कम होता है और आपका घनत्व भी कम होता है। दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमने आपको यहीं पर बता दी है ताकि आपका इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंगे जो आपकी इनमें से हो जाएगा वो आपकी पी तरंगे भी आपकी यांत्रिक तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे भी। तो इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, और ध्वनि तरंगे आपकी क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए कि यांत्रिक तरंगों को कितने भागों में बांटा गया, तो आप लोग याद रखना ये आपके 3 भागों में बांटी गई, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य एवं सतही तरंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 आपसे क्या कहता है। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए एक बात जरूर याद रखना, जल का त्रिक बिंदु होता क्या है? जो आपके जल का त्रिक बिंदु होता है वो 273.16 के होता है। ये आप लोग जरूर इस डेटा को जरूर लिख लेना है, महत्वपूर्ण है। या अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे पूछा जाए जल का त्रिक बिंदु सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो आप लोग बोलेंगे जेम्स थॉमसन ने इसकी खोज की थी सर्वप्रथम। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि रात के दौरान नेट ऑल वेव विकिरण में किसकी अधिकता होती है?
तो याद रखना आपके किसकी अधिकता होती है, तो ये आपके दीर्घ तरंग विकिरण की अधिकता होती है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, सर्वप्रथम किसने रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था। तो रेडियोधर्मिता को सर्वप्रथम किसने उत्पन्न किया था, तो याद रखना ये आपको जो सर्वप्रथम उत्पन्न किया था तो उन्होंने किया था एफ जोलियो क्यूरी और आयरन क्यूरी ने जो है आपके सर्वप्रथम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था। तो इसीलिए 93 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है। तो याद रखना इसका जो प्रमुख लक्षण वो हो जाएगा, पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या होता है, कौन सा एक प्रमुख लक्षण अगर आपसे पूछा जाए कौन सा हो जाएगा, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए प्रमुख अगर कोई एक लक्षण पूछा जाता है तो याद रखना पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो 94 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है केसर किससे प्राप्त होती है। तो जो आपकी केसर होती है ये आपकी क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका और स्टिग्मा से प्राप्त होती है। ठीक है, तो 95 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखना यहाँ पर हींग अगर आपसे पूछा जाए किससे प्राप्त होती है, केसर की जगह पर अगर आपसे पूछा जाए हींग किससे प्राप्त होती है तो वो आपकी जड़ से प्राप्त होती है। किससे, जड़ से आपकी हींग प्राप्त होती है। लौंग अगर पूछा जाए आपकी किससे प्राप्त होती है तो आप लोग जवाब देंगे वो आपकी फूल से प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर आपसे सिनकोना की छाल पूछी जाए तो वो आपकी कीवी नेन से प्राप्त होती है या क्यूनोन से। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी। इन तीनों में से जो आपकी इनमें से सर्वप्रथम घटना घटित हुई थी वो आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी। कब घटित हुई थी, तो ये आपकी 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। तो किसने विवश किया था, तो ये आपके रॉलेट अधिनियम। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था, उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो याद रखना वो जगह आपकी थी लखनऊ। ठीक है, निन्यानवे नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। कहते हैं कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है। तो जो आपकी 22 जुलाई है 1947 की अगर आपसे पूछा जाए इसके महत्व के बारे में तो याद रखना वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। कब, आपके 22 जुलाई 1947 को। अब यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को अगर पूछा जाए राष्ट्रीय शोक के समय क्या किया जाता है तो इसको झुका दिया जाता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज की आपकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है तो वो आपका 3:2 होता है। ये आप लोग जरूर याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था तो हंसा मेहता ने इसको प्रस्तुत किया था। फिर कहता है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ऐसा आपके किसने कहा था, तो ऐसा आपके स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है जो भी आपका रिसेंटली एग्जाम होने वाला है। 101 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। तो याद रखना प्रथम प्रधानाचार्य के बारे में पूछ रहा है तो ये आपके राजा राम मोहन राय जी थे। कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो ये आपके किस अधिवेशन में राजी किया था, तो ये आपके कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान
खाली स्थान से लिया गया है। तो जो आपके उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब यहाँ पर कुछ बातें जरूर आप लोग याद रखना कि आपके किस आर्टिकल में कहता है कि उपराष्ट्रपति आपके देश में होगा, तो ये आपके आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यही एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और 67 में कहा गया है, 67 में नहीं सॉरी 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदहीन सभापति होगा। ये आपके 64 में कहा गया, 63 में के अनुसार भारत का सिर्फ एक उपराष्ट्रपति होता है। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो असत्य कथन के बारे में पूछा गया है, तो याद रखना ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा मौलिक अधिकार के संबंध में। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस रिट को हम लोग मेंडेमस कहते हैं। ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो याद रखना 75 विधान परिषद और 40 लोकसभा। तो 106 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह आपका बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए जरूर इसको याद रखना। कहता है 107 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन है आपके, कहता है विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, या उच्चतम, ये बात तो दोनों अभी तक की गलत हो जाएंगी। फिर कहता है उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। जी बिल्कुल ये बात आपकी सही हो जाएगी। आगे देखते हैं संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके जवाब आपके 3 और 4 सही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के अनुसार भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होगी। तो आपकी दक्षिण पश्चिमी ही होगी। ठीक है, तो 108 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 109। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो जो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो ये जो आपकी होती हैं ये आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो 110 का बी जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। तो ये जरूर याद रखना, ये आपके 1923 में प्रसारित किया गया था। फिर कहता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है। तो ये आपके किस फैसले को रद्द किया है। तो EV चित्रेया बेनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 के फैसले को रद्द किया है। जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है। तो याद रखना ये आपका जोरावर। कौन से लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है। तो याद रखना तो सबसे अच्छा संकेतक आपका इसका कौन सा हो जाएगा। तो जीवन सूचकांक की भौतिकता गुणवत्ता जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो ये आपकी मिजोरम की।
तो 115 का बी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था? तो ये आपका इसका नाम था मैत्री। तो 116 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा अटाकामा रेगिस्तान। क्या अटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये आपके चिली देश में स्थित है। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को किसका दर्जा दिया गया था? तो ये आपके नवरत्न का दर्जा दिया गया था। फिर आपसे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस होता है ये आपके 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है। कहता है कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये आपकी बस्तियां जो है ये आपके भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो 122 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? कौन सा नारा? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। ये जो है अगर आपसे पूछा जाए किस आंदोलन का नारा है तो ये आपके चिपको आंदोलन का नारा है। तो इसका जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है आपके उत्तराखंड के चमोली जिले से 1970 के दशक में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से अगर आपसे पूछा जाए कौन जुड़ा हुआ है तो ये आपके मेधा पाटेकर। आप समझ गए होंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन भी। एपिको आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ शुरू किया गया था तो ये आपके कर्नाटक में शुरू किया गया था। 1983 में शुरू किया गया था ये। ठीक है, तो आपको तीनों आंदोलनों के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। फिर कहता है कि हरित विकास के लेखक कौन है? तो जो आपके ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक की अगर बात की जाए कौन से हैं आपके इनमें से? तो याद रखना ये आपके WM एडम्स ये आपके हरित विकास के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए आपके भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो वो आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। और भारत में प्रथम बार हरित क्रांति कब आई? तो 1966-67 में। और हरित क्रांति की अगर आपसे पूछा जाए जनक किसे कहा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग को। जैव विविधता किस पर निर्भर करती है? तो जैव विविधता जो है ये आपकी किस पर निर्भर करती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक पर निर्भर करती है, जलवायु, आर्द्रता, तापमान तीनों पर निर्भर करती है। तो 125 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि पौधों में जैविक घड़ी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना ये आपके किसके द्वारा होता है पौधों में जैविक घड़ी का नियंत्रण? तो ये आपके क्रिप्टोक्रोम के द्वारा। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है जब दो समान बल किसी निकाय पर व विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाले बल का मान क्या होगा? तो इस स्थिति में आपके बल का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है। कहता है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है? तो क्या शामिल होता है? छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं आपके साधारण आवर्धक ग्लास में। आगे देखते हैं, साइंस से क्वेश्चन लिया गया, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो याद रखना ये आपके किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होगी? तो ये आपके मुख्य फोकस की ओर मुड़ती प्रतीत होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 के कहते हैं कि थाइमस ग्रंथि के संबंध में इनमें से कौन से कथन गलत है? तो कौन से कथन आपके गलत हो जाएंगे थाइमस ग्रंथि से संबंधित? यह कथन आपका गलत हो जाएगा कि यह सभी उम्र के लोगों के लिए
बरकरार रहता है। तो ये बात आपकी थाइमस ग्रंथि के बारे में बिल्कुल गलत हो जाएगी। बाकी ये टी लिम्फोसाइट के विभेदन यहाँ होता है, ये भी सही है। यहाँ थाइमोसिन का स्राव करता है, ये भी सही आपका है। तो 130 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 कहता है उन तत्वों के समूह कौन सी है जिसमें केवल धातुएं ही हैं। तो इसका जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, BCASRNA। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है, सोडियम डोडेकिज्ल बेंजीन सल्फोनेट को निम्न की भांति प्रयुक्त करते हैं। किसकी भांति प्रयुक्त करते हैं? तो ये आपके अपमार्जक की भांति प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, फिर कहता है पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है। तो क्या कहलाते हैं वो आपके? तो वो आपके हाइडाथोड कहलाते हैं। हाइडाथोड कहलाते हैं जिनसे आपका समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता रहता है। क्या कहलाते हैं? हाइडाथोड। फिर कहता है वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखना वे आपके एल्गेसी रिसेप्टर कहलाते हैं। एल्गेसी रिसेप्टर आपके कहलाते हैं वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है आपका इनमें से। तो कौन सा गुण नहीं? वो आपका झुर्रीदार बीज, ये आपका इनका मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण नहीं है। बाकी गोल फली, हरी फली, ये आपके इसके सारे गुण हैं। तो 135 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपके जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे पहले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया उसी तरीके से आप लोग इसको भी रिस्पांस जरूर करना। और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अगर कोई कमी हमसे होती है तो ज़रूर आप लोग उसको बताया करिए, ताकि उस कमी को दूर करके आपको दिन पर दिन बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और अपने इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको रेगुलर क्लासें BPSC TRE 4.0 की मिलती रहें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।